हे गाइस, क्या हाल चाल आपके। वेलकम बैक टू न्यू रिएक्शन वीडियो। सो भाई आज हम रिएक्शन करने वाले हैं रोहन करियप्पा भाई की वीडियो पे। फर्स्ट हम रिएक्शन करने वाले हैं क्योंकि इसका टॉपिक हनी सिंह के और हनी सिंह की वीडियो जो भी आएगी भाई हम रिएक्शन जरूर करेंगे। हनी सिंह के फैंस प्लीज वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट करके बताना आपको रिएक्शन कैसा लगा। और भाई रोहन भाई प्लीज वीडियो को ब्लॉक मत करना, ठीक है भाई, क्योंकि हम फर्स्ट टाइम रिएक्शन कर रहे हैं। और मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो आप सब। अपने के जरिए हम शुरू करते हैं 1 2 3 क्योंकि वीडियो वैसे ही 16 मिनट की है। तो शुरू करते हैं 1 2 3। तब तक को हाथ नहीं लगाया। हायर की है केस में भी काजी बोल फिर बहुत ठीक है। कोई ट्रैक की नहीं हो रहा। कभी कहीं बाहर नहीं निकलेगा। मीडिया कुछ बोल रही है, मीडिया कह रही रिहैब में चला गया। यहाँ फिर मैंने सीन चेंज किया और कुछ लोगों का कमबैक ही नहीं हो रहा। हौली 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 दिल मेरा तड़के अख मेरी फड़के जदों देखा तेरे बल। उन्हें लगता था कि मैं वापस नहीं आऊंगा, म्यूजिक तो बिल्कुल नहीं कर पाऊंगा, लेकिन तुम्हारे प्यार ने मुझे मजबूर किया वापस आने को। हनी 3.0 सिर्फ तुम्हारे लिए। यू रेडी? Last 2 साल से the biggest question surrounding the Indian hip hop scene or rather the Indian music scene has been Honey Singh's comeback. जहां एक तरफ हनी सिंह भी एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं to resurrect his music career by hyping up his album, appearing in podcasts, announcing multiple songs, projects, etc. 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 दूसरी तरफ उनके doubters और haters की तादाद भी बढ़ती जा रही है। Will Honey Singh's collaboration with Drake finally help him revive his career? How is Wu-Tang Clan's album connected to Honey Singh's comeback story? And finally the most important question, क्या हनी सिंह comeback कर भी पाएंगे? The answer to that question is a straightforward. What do you feel कि as an artist आपके अभी क्या है? क्योंकि हनी सिंह का कमबैक is a challenge. नो बिग चैलेंज। इन राज शमानी's पॉडकास्ट जब हनी सिंह से पूछा गया कि उनकी लाइफ की सबसे बड़ी चैलेंज प्रेजेंटली क्या है, उनका जवाब था हनी सिंह's comeback. And although हनी सिंह को वापस आए 4-5 साल हो गए हैं, 2023 is the year where you will see Honey Singh chase this comeback in the most aggressive way possible. Never ever in the past have we seen Honey Singh make himself so available for the public eye. Apart from the podcast जो कि बहुत ज़्यादा numbers में आ रहे हैं, उनके 3 different channels से गाने निकल रहे हैं। Zee Music पे उनकी Honey 3.0 एल्बम तो निकल ही रही है this year। उसके अलावा नमो स्टूडियोज पे गाने आ रहे हैं और उनका खुद का YouTube चैनल भी है जिस पे वो गाने रिलीज कर रहे हैं। So basically गाने तो बहुत सारे रिलीज हो रहे हैं। इनफैक्ट कुछ साल पहले उनके रिलीज हुए गाने जैसे मखना एंड नॉटी सैया जी को बहुत ज़्यादा अच्छी रिसेप्शन मिली in terms of numbers on YouTube and streaming platforms. एंड अगर कुछ गानों को नंबर्स इतनी मिल गई है तब भी हनी सिंह इस मिथिकल कमबैक को क्यों चेस कर रहे हैं, ये जानने के लिए हमें कमबैक की डेफिनेशन को पहले जानना पड़ेगा नेक्स्ट सेगमेंट में। सो द क्वेश्चन इज व्हाट इज कमबैक? व्यूज वो तो आते जाते रहते हैं, कुछ गानों पे आए भी है, कुछ गानों पे नहीं भी आए। फैंस वो भी बहुत सही है, उनका ऑनलाइन प्रेजेंस और जो एंगेजमेंट चल रही है काफी सही है। मूवी प्रोजेक्ट्स वो भी इन द बैग है, 2 मूवीज में ऑलरेडी वो प्रोजेक्ट ले चुके हैं और उसके लिए गाने भी बना चुके हैं। तो ये सब तो हनी सिंह की झोली में है, मतलब ये सब हनी सिंह के लिए कमबैक नहीं है। जब राज शमानी के पॉडकास्ट में अगेन पूछा गया कि हनी सिंह का एम क्या है, कमबैक से उनका मतलब क्या है, हनी सिंह ने बोला कि वो सेम स्टारडम अटेन करना चाहते हैं जो उन्होंने 2012 में अटेन करी थी। जो चले वो कुछ पुराने थे, पुराने स्टाइल की चीजें थी, लेकिन दुनिया जैसे पागल करी थी ना मैंने 2011, 12, 13, 14 में, वो पागल कर दिया। क्या 2012 जैसी स्टारडम वापस ला पाना पॉसिबल भी है? मेरे हिसाब से नहीं। और मेरे नहीं के पीछे की रीजन भाई तो होगा, दोबारा होगा भाई, देखना जैसे वहां 2012 में रूल करते थे ना भाई, 2000 भाई अब जो आने वाले ना साल रूल करेंगे पक्का। जानने के लिए आपको 2010 का एरा समझना पड़ेगा। 2010s, one of the best eras for non-film music since the death of 90s indie pop music scene in India. अच्छे गाने बन रहे थे, अच्छी म्यूजिक वीडियोस बन रही थी एंड इन सब के सेंटर में थे गोल्डन एरा हनी सिंह। म्यूजिक इतना रेडिली अवेलेबल नहीं था, स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स इंडिया में इतने पॉपुलर नहीं थे, म्यूजिक की एक अजीब सी स्केर्सिटी थी। एक फोन पे मैक्सिमम आपको 16 GB तक का स्टोरेज मिल सकता था एंड अगर आपको गाने शेयर करने होते थे तो ब्लूटूथ में पेयर करना प्रोसीजर है जिससे आपको गाने भेजना होता था। एंड अगर आपको अपने हाउस पार्टी में अपनी फेवरेट प्लेलिस्ट बजानी है तो आज जितना सिंपल प्रोसीजर नहीं था प्लग एंड प्ले वाला। उस टाइम आपको अपने साइबर कैफे वाले अंकल के पास जाना पड़ता था, लिस्ट देनी पड़ती थी गानों की और वो आपको CD बर्न करके देते और उस पूरी पार्टी में आपको वही एक CD अगेन एंड अगेन लूप करनी पड़ती। बस आगे बहुत सारे गाने आने वाले हैं और कुछ स्क्रिप्ट्स जो है वो देख रहा हूँ, सो हो सकता है मुझे फिल्म में भी देखें। अच्छा ध्यान दीजिए, जब म्यूजिक की स्कैरसिटी है तो जितना भी म्यूजिक आपके पास है
आप उसी से काम चलाते हैं, उसी को बार बार सुन के। इस ब्लूटूथ एरा में 2 चैंपियंस थे म्यूजिक सीन के, एक आतिफ असलम, दूसरा हनी सिंह। भाई मेरे लिए पता, एक तो हनी सिंह था भाई किंग उस टाइम, एक था बिलाल सईद और एक था भाई इमरान खान एम्पलीफायर वाला। अगर आपके भी ये फेवरेट थे तो प्लीज कमेंट करके मुझे बताना। मेरा मूड में डांस करेगा। आओ साउथ इंडियन स्पीक व्हेन स्पीक। यस। ना सुनने में तो ये लगता है कि वाह, जब म्यूजिक सीन इतना बड़ा भी नहीं था, जब म्यूजिक शेयरिंग इतनी इजी भी नहीं थी, तब उस टाइम के एरा में हनी सिंह ने एक ऐसा स्टारडम अटेन किया जो कि अनप्रेसिडेंटेड। यस। बट द रीजन बिहाइंड दैट अनप्रेसिडेंटेड स्टारडम वाज द वेरी सेम लिमिटेशन ऑफ द म्यूजिक शेयरिंग एंड म्यूजिक एक्वायरिंग प्रोसेस। एंड वही लिमिटेशन हनी सिंह के करियर की सबसे बड़ी दोस्त थी। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, ये जानने के लिए हमें वू टैंग क्लैन की एक स्टोरी पे नजर डालनी पड़ेगी। वू टैंग क्लैन इज एन अमेरिकन हिप हॉप ग्रुप एंड आर्ग्यूबली द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल हिप हॉप ग्रुप ऑफ ऑल टाइम्स। 2015 में वू टैंग क्लैन ने एक एल्बम रिलीज करी नेम्ड वंस अपॉन अ टाइम इन शाओलिन। इस एल्बम की खास बात यह है कि ये एल्बम आपको किसी भी डिजिटल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म में, स्पॉटिफाई, एप्पल म्यूजिक, कहीं पर भी नहीं मिलेगा। आज भी नहीं मिलेगा, आज से 10 साल बाद भी नहीं मिलेगा। ये एल्बम आपके लिए डिजिटल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म में अवेलेबल होगी इन द ईयर 2103। यस, इस एल्बम की सिर्फ एक कॉपी बनाई गई और उस एक कॉपी को ही ऑक्शन किया गया। उस ऑक्शन में एक इंसान आया और उसने $2 मिलियन देकर उस एल्बम को खरीदा और उस एल्बम को वो बंदा बैठ के अब सुन रहा है। खैर, उसके बाद उस बंदे पे भी केस आया और उस बंदे ने किसी और को बेच दिया एंड देन वो उस एल्बम की NFT बन गई। बहुत सारा सीन है, बट हमें उन चक्करों में फंसना नहीं। ये स्टोरी मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब वू टैंग क्लैन के प्रोड्यूसर से पूछा गया कि इस टाइप की एल्बम क्यों बनाई आपने, तो उसका जवाब ये था कि डिजिटल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म के आने के बाद लोगों ने म्यूजिक को रिस्पेक्ट पे करना बंद कर दिया। जिस तरीके से वो म्यूजिक को एंजॉय करके उसमें लीन होके एकदम जल्दी बदल देते हैं लोग। अब स्पॉटिफाई पे गाना लगाते, बीच में काट के दूसरा लगाते हैं। तब भाई सीडी में थोड़े से गाने होते थे भाई, वो भी पूरे सुनने अच्छे से भाई, पूरी फील लेनी, एक एक गाना याद रहना। आज के भाई रैपरों के गाने कहाँ पे याद रहते भाई, बिल्कुल नहीं याद रहते। उसको सुना करते थे, वो अब बंद हो गया बिकॉज सबके पास पूरी दुनिया भर के डेटाबेस का एक्सेस है विद इन योर फिंगर टिप्स। तो आप सेम तरीके से म्यूजिक एंजॉय नहीं करते। एंड डिजिटल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पे कंजम्पशन की वजह से एक आर्टिस्ट की स्टारडम किस तरीके की हो गई है उसमें भी काफी बदलाव आया। अगर आप 10 साल पहले की स्टारडम हनी सिंह की कंपेयर करो टू प्रेजेंट डे स्टारडम, वो काफी डिफरेंट हो गई है। एंड डिजिटल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पे म्यूजिक कंज्यूम करने की वजह से आर्टिस्ट की स्टारडम किस तरीके की होती है उसमें भी बहुत ज्यादा फर्क आया है। कहने का मतलब ये है कि 2012 के हिट आर्टिस्ट को कैसा रिसेप्शन मिलता था बाय क्राउड एंड 2023 के एक हिट आर्टिस्ट को कैसा रिसेप्शन मिलता है और कितनी लॉन्जेविटी होती है उसकी हिटनेस की, उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस आ गया। इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। लास्ट ईयर का सबसे ज्यादा पॉपुलर नॉन फिल्म हिंदी सॉन्ग इज मान मेरी जान बाय किंग। कोई भी गाना लास्ट 1 साल में उतना ज्यादा नहीं फटा है। उस गाने पे 366 मिलियन से भी ज्यादा स्ट्रीम्स हो रखे हैं स्पॉटिफाई पे अलोन। उसके अलावा यूट्यूब, एप्पल म्यूजिक सब पे चार्ट किया है। वो इंडियन रैंकिंग पे नंबर 1 था, ग्लोबल रैंकिंग की लिस्ट में पहुंचा वो। उसके अलावा वो शादियों में बज रहा है, क्लब्स पे बज रहा है, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। बट व्हाट नेक्स्ट? नथिंग। कुछ महीने बाद हम इस गाने को भी भूल जाएंगे, एक नया पॉपुलर हिट गाना अपने को मिल जाएगा एंड किंग से भी हम एक अच्छे गाने की उम्मीद बहुत ही जल्द करने लग जाएंगे। नाउ आई एम नॉट सेइंग कि उससे किसी को कुछ फायदा नहीं होगा। किंग को मस्त टूर्स मिल रहे हैं, उसका यूएस टूर हो रहा है, उसका इंडिया टूर हो चुका है, ऑल ऑफ दोस थिंग्स, बट द काइंड ऑफ स्टारडम जो हनी सिंह का एक रेज था एक किस्म का, वो अभी रेप्लिकेट नहीं होगा। भाई मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगर आप मेरी वीडियो देखोगे तो भाई हनी सिंह सिर्फ एक आर्टिस्ट नहीं है भाई, वो इमोशन है हमारे लिए। ठीक है, वो कोई भी गाना निकालेगा ना भाई हम सब सुनेंगे, वो कहीं भी शो करेगा ना हम देखेंगे जाके, क्योंकि भाई वो तब भाई हिट था जब ये चीजें नहीं थी ब्रो, या उस टाइम पे हिट होना बहुत मुश्किल था, बहुत ज्यादा। आजकल तो भाई गाने निकालने बहुत आसान हो गए हैं, रिकॉर्डिंग, मिक्स मास्टर, ये वो वीडियो करना, तब भाई बहुत मुश्किल था। तो भाई हनी सिंह के फैन तो हैं क्रेजी, वो भाई हनी सिंह को उस लेवल पे पहुंचा के ही हटेंगे, और गाने भी अब बढ़िया भाई के आ रहे हैं, सोने पे सुहागा आ रहा है। With the ease in music making process and music distribution process,
ये जो म्यूजिक सीन है पूरा वो काफी डेमोक्रेटाइज हो चुका है। कोई भी पैशनेट बंदा उठ के म्यूजिक बना सकता है और विदाउट लेबल के उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है एवरी प्लेटफॉर्म अवेलेबल इन द वर्ल्ड। जिसे आपको एक और स्टोरी बताता हूँ। एक आर्टिस्ट था, उसने गाना बनाया, बहुत ही लाइट प्रोडक्शन वाला गाना था, उसने बनाया, उसको अच्छा लगा, उसने स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पे डाला और वो बंदा डॉक्टर था तो अपनी डॉक्टरी प्रैक्टिस करने लग गया अपने लोकल क्लिनिक में। अच्छा। उसके बाद उस गाने को भूल गया, उस पर कुछ 1000-2000 स्ट्रीम्स आए एंड वो गाना वहीं पर डाई डाउन होने लग गया। फॉर द नेक्स्ट 2 years वो ऐसे ही बरीड पड़ा रहा। आफ्टर 2 years फैशन इन्फ्लुएंसर्स के हत्थे वो गाना चढ़ा एंड फैशन इन्फ्लुएंसर्स ने अपनी रील्स में उस गाने को यूज करना शुरू किया। वो गाना बहुत बड़ा बन गया। आज की डेट पे उस पे 36 मिलियन से भी ज्यादा व्यू है एंड दैट वन सॉन्ग kick-started Aditya A's career. The song was obviously चाँद बानिया। देखूं मैं तुझे या देखूं कुदरत के नजारे। The song was a rage in itself, but उसके बावजूद भी Aditya A has failed to recreate similar magic and has failed to consolidate the fan base even after such a big hit song. 100 बात की ये बात, quality and quantity of songs releasing every day on streaming platforms is the highest that mankind has ever seen. इतने अच्छे गाने और इतने अच्छे गाने कभी भी रिलीज नहीं हुए हैं in the past. And because of that excess availability of great songs, लोग एक गाने या 2 गानों के पीछे पागल नहीं हो रहे हैं। उनको गाने पसंद आ रहे हैं, उस गानों को लूप पे सुन भी रहे हैं, बट उन गानों से आगे भी बहुत जल्दी बढ़ पा रहे हैं बिकॉज बहुत अच्छे और गाने भी प्रोड्यूस होते चले जा रहे हैं। ऐसे में अकॉर्डिंग टू मी definition of Honey Singh's comeback for Honey Singh himself first should change to making futuristic music. Honey Singh was popular in 2012 because his sound was a little futuristic. वो उस टाइम ऐसा कुछ कर रहे थे जो इंडियन सीन में उस टाइम हो नहीं रहा था। थोड़ा अर्बन, थोड़ा वेस्टर्न फ्लेवर वो लेकर आ रहे थे। एंड आई थिंक फॉर हिम राइट नाउ द फोकस शुड बी टू इंट्रोड्यूस साउंड्स जो कि अभी इंडिया में सुनी नहीं गई है। दैट विल बी अ ग्रेट वे टू स्टैंड आउट। नाउ कमिंग बैक, भाई के कहने का मतलब है कि अगर हनी सिंह वैसे ही कोई चीज लेके जैसे 2012 में थी जो भाई बहुत फ्यूचरिस्टिक थी, बहुत आगे की चीज थी, अब वो वैसी चीजें रिलीज करेंगे तो वो एक वे है कि भाई वो चीज वापस आने की। नहीं तो जैसे वो गाने निकाल रहे हैं वैसा औखा मतलब मुश्किल है। बैक टू हनी 3.0, मेरे हिसाब से इस साल की बिगिनिंग से हनी सिंह हैज अनाउंस्ड अ कंपटीशन अगेंस्ट हिमसेल्फ फ्रॉम 2012। उन्होंने अपनी स्टोरीज में ये भी बोला था कि हनी 3.0 सुनने के बाद आप इंटरनेशनल विलेजर भूल जाओगे, देसी कलाकार भूल जाओगे, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। बट अकॉर्डिंग टू मी इट इज अ बैटल यू जस्ट कैनॉट विन। 2012 का जो म्यूजिक है दैट इज मोर देन म्यूजिक फॉर अ लॉट ऑफ पीपल। वो म्यूजिक लोगों की नॉस्टैल्जिया के साथ जुड़ा है, लोगों की मेमोरी के साथ जुड़ा है। कुछ लोगों के लिए 2010 से 12 वाला पीरियड उनका गोल्डन पीरियड भी हो सकता है लाइफ का, एंड दैट्स व्हाई दे कंसीडर दैट म्यूजिक टू बी द बेस्ट एंड द गोल्डन सॉर्ट ऑफ म्यूजिक। तो जस्ट बाय मेरिट अगर आप म्यूजिकली आर्टिस्टिकली भी उसको बीट कर देते हैं, to beat that emotionally would be very difficult. So I feel competition with your own 2012 self is a battle that is very difficult to win. But leaving International Villager aside, Honey 3.0 के अभी तक जितने ये गाने रिलीज हुए हैं वो काफी ज्यादा सबस्टैंडर्ड रहे हैं। कुले कुले was a decent track, but उसके अलावा tracks like Soul या तुझ पे प्यार lacked any substance whatsoever. And I think अगर दो नहीं अच्छे थे यार, तुझ पे प्यार आता है मुझे बहुत अच्छा लगा था और सोल भी बहुत अच्छा था। 2012 के हनी सिंह के साथ अभी के गाने कंपेयर किया जाए तो द बिगेस्ट थिंग लैकिंग इन प्रेजेंट डे सॉन्ग इज सॉन्ग राइटिंग एंड कॉम्पोजिशन। इट सीम्स लाइक हनी सिंह इज रिवर्स इंजीनियरिंग अ हिट सॉन्ग इन हिज माइंड एंड देन ट्राइंग टू क्रिएट आर्ट यूजिंग दैट इंफॉर्मेशन। I feel he is trying to use hacks to create songs. According to the author Steven Pressfield, hack is when you think कि लोगों को किस टाइप के गाने या किस टाइप की आर्ट पसंद आएगी and आप उस टाइप का आर्ट खुद बनाना शुरू करें। In his book The War of Art, Steven Pressfield calls this a bad way of making art. Rather, उनको लगता है कि एक आर्टिस्ट को अपने आप को फुली एक्सप्रेस करके एक पीस ऑफ आर्ट बनाना चाहिए। 2012 के गाने चले बिकॉज उसमें हनी सिंह की म्यूजिक प्रोडक्शन थी एंड यू कैन हैव डिबेट्स अबाउट हिज रैपिंग स्किल्स whether or not he was good or bad, but I don't think there's any debate about how brilliant and genius he was when it comes to music production. Yes, सब कहे भाई, कोई कह रहा है उसको रैप नहीं करना आता, कोई कह रहा है भाई इसने लिखा नहीं गाना, कोई कह रहा है भाई ये गंदे गाने गाता है। बट जब आती थी म्यूजिक की बारी 2012 में तो भाई हनी सिंह का नाम टॉप पे आता था। रफ्तार भी कहता था कि उसके जैसा म्यूजिक
प्रोड्यूसर भाई नहीं है, वो बहुत ही जीनियस है। भाई ने सही कहा ये बात। भाई हनी भाई की प्रोडक्शन चाहिए हमें, अब हनी भाई के प्रोडक्शन में गाने चाहिए ब्रो। उसके अलावा उन गानों में सॉन्ग राइटिंग भी बहुत बढ़िया होती थी, लिल गोलू की असिस्टेंस भी लगती थी उन गानों में, एंड इस वजह से गाने निखर के आते थे। सोचने वाली बात ये भी है कि उस टाइम पे हनी सिंह 27-28 साल के थे, एंड इस वजह से वो उस 4 बोतल वोडका और पानी पानी वाले जोन में भी थे। राइट नाउ ही इज नॉट इन दैट सेम जोन, सो ही शुड नॉट फोकस ऑन मेकिंग म्यूजिक ऑफ द सेम जोन एज 2012। आई फील सिंस हनी 3.0 में हनी सिंह का डिसीजन ये रहा है कि वो अपने गाने खुद लिखेंगे, ही शुड हैव स्टक to the topics and to the songs that he truly believes in. More on this topic when we'll talk about the summary of the whole video. Apart from the topics, I feel एक और चीज़ जो lyricism में missing है is imagery. Now हनी सिंह से कोई भी metaphors और references expect नहीं करता है, ना ही उनको कोई बोलेगा कि ये तेरे गाने में नहीं है। हाँ. The least that we expect out of him is imagery. अगर आप हनी सिंह के 2012 के गाने अगेन सुने तो उसमें आपको इमेजरी दिखेगी, आपको उसके विजुअल्स की ज़रूरत नहीं है। ब्लू आइज, ब्राउन रंग, उसकी खुद की वीडियो आपके दिमाग में बन जाती है बिकॉज ऑफ द वे हनी सिंह वाज डिस्क्राइबिंग द सिनेरियो और द सब्जेक्ट दैट वाज मोस्टली द गर्ल इन द मेंशन 2 सॉन्ग्स। अभी वाले गानों में वो इमेजरी बहुत ज़्यादा मिसिंग है। इसके अलावा बहुत सारे गानों में मुझे साउंड इंजीनियरिंग की भी दिक्कत लगी। बहुत सारी जगह पे हनी सिंह के जो वर्ड्स हैं उनके वोकल्स बहुत ही रॉ मिक्स किए गए हैं, एज अपोज टू स्मूथ एंड अ सूदर मिक्स इनटू द बीट्स जो वो गाने डिमांड कर रहे थे। उसके अलावा आई थिंक डायरेक्टर्स ने भी बहुत ज़्यादा अच्छा काम नहीं किया। आई फील डायरेक्टर शुड केयरफुली प्लान द वीडियोज। They have to realize that they are dealing with Honey Singh that is 10 years older and is not in 2013 anymore. तो अगर कोई भी डांस रूटीन कोरियोग्राफ हो रहा है और उसको भाई के कहने का मतलब हम आपको बताता हूँ, वीडियो खत्म होने वाली है, कि पहले तो भाई हनी सिंह अपना म्यूजिक खुद करे, ठीक है। दूसरा वो वैसे जैसे फ्यूचरिस्टिक म्यूजिक करते थे वैसे म्यूजिक करे, और जो उनकी वीडियो पहले लोग बनाते थे पूरी सोच समझ के पूरी प्लान के साथ लोग देखते थे वैसी चीज करे, ठीक है। और अच्छा सॉन्ग राइटर रखे जैसे कि लिल गोलू था। ये चीजें अगर साथ में होंगी तो भाई कमबैक जो है भाई की, मतलब मेरे लिए तो भाई कमबैक हो चुका है भाई। जब भाई का मखना गाना आया था तो मैं बहुत हैप्पी था कि भाई ने फाइनली गाने ड्रॉप करने शुरू कर दिए। अच्छे बुरे कोई बात नहीं भाई, हम थोड़ा सा सह लेंगे। मुझे पता है धीरे धीरे भाई की प्रैक्टिस चल रही है, वो एक ना एक दिन हो जाएगा सही। को पिक्चराइज हो रहा है जिसमें हनी सिंह डांस कर रहे हैं। इट्स वेरी नेसेसरी दैट हनी सिंह आउट ऑफ प्लेस, अनकंफर्टेबल और क्रिंज ना नजर आए। बहुत सारे ऐसे शॉट्स हैं जहाँ पे हनी सिंह लुक्स विजिबली अनकंफर्टेबल परफॉर्मिंग दोज डांस मूव्स। So that's it for the video. Time for summary. Summary की शुरुआत एक प्रोवर्ब से करना चाहूँगा कि what got you here won't get you there, जिसका कहने का मतलब है कि आपको एक मुकाम तक पहुँचने के लिए आपने जो किया है वही सेम चीज़ करके आप अगले मुकाम तक नहीं पहुँच सकते। उसके लिए कुछ दूसरी चीज़ें करनी पड़ती है। हनी सिंह डिस्क्राइब्स दिस वर्जन टू बी 3.0, एंड अगर हम 2012 वाले वर्जन को हनी 1.0 कह के एड्रेस करें तो आप रियलाइज करेंगे कि हनी 1.0 वाज अ कम्प्लीटली डिफरेंट ह्यूमन। उसकी लाइफ में स्ट्रगल्स तो देखे थे उसने, लेकिन बहुत ही सिंपल स्ट्रगल्स थे एज कम्पेयर टू हनी 3.0 जिसने काफ़ी उतार चढ़ाव अपनी लाइफ में देख लिया है। हनी 1.0 एज अ ह्यूमन इज एंड शुड बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम हनी 3.0 एज अ ह्यूमन, एंड दैट्स वाई जिस चीज़ों के बारे में वो बात करते हैं, जिस एंगल से वो उन चीजों के बारे में बात करते हैं, वो भी डिफरेंट होने चाहिए। एंड आई फील अगर हनी सिंह अपनी चीजों के बारे में बात कर, दैट्स वाई जिस चीज़ों के बारे में वो बात करते हैं, जिस एंगल से वो उन चीज़ों के बारे में बात करते हैं, वो भी डिफरेंट होने चाहिए। एंड आई फील अगर हनी सिंह अपने लिरिसिज्म में वो मैच्योरिटी जो उन्होंने लास्ट 10 साल में अटेन करी है वो डिस्प्ले करने की कोशिश करते हैं, आई फील दैट वुड बी अ बेटर अटेम्प्ट एट मेकिंग अ कमबैक देन व्हाट इज प्रेजेंटली गोइंग ऑन विद हनी 3.0। दैट्स प्रीटी मच इट फॉर द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, माई हैंडल इज @ROHANC। अरे वू-टैंग यार। सो भाई ये था द प्रॉब्लम विद हनी सिंह कमबैक। तो भाई मैं जब मोटी मोटी बातें मैं आपको बता देता हूँ। भाई के कहने का मतलब है कि भाई जो 2012 में कर रहे थे वो चीज़ एज ए म्यूजिकली ना करें, मतलब वो थोड़ा डिफरेंट म्यूजिक, थोड़ा फ्यूचरिस्टिक म्यूजिक करें। जो टॉपिक 2012 में हिट थे वो 2023 में नहीं चलेंगे। तो जो 10 साल में भाई ने सीखा है उस पर फोकस करें कि अब क्या चल रहा है, ठीक है। और जो वीडियो बना रहे हैं भाई वो अनकंफर्टेबल फील करवा रहे हैं हनी भाई को। जो चीज़ की नहीं जरूरत भाई वो मत करो,
ठीक है। क्रिंज मत दिखाओ भाई को, छपरी मत दिखाओ भाई को, अच्छे से मतलब प्रॉपर जैसे 2012 में वीडियो बनती थी, है ना, एक एक सीज आता है। मैं ब्लू आइज में आंखें बंद करूँ ना तो मुझे पता होता है हनी सिंह लैम्बोर्गिनी से उतर रहा है, ठीक है। लव डोज का भाई वो लड़की जा रही है, वो भाई मोबाइल पे लगे हुए हैं, ठीक है, सब कुछ याद है। तो भाई ये थी वीडियो। अगर आपको ये रिएक्शन पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर देना भाई। वीडियो मुझे लगता है 20 मिनट के ऊपर हो गई है। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मुझे इंस्टा पे फॉलो कर लेना, और भाई कमेंट करके बताना आपको रिएक्शन कैसा लगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग नॉनस्टार रिएक्शन।